प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं गुप्तकालीन प्रशासन और इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्तकालीन जो प्रशासन है भाग 3, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति यानी राजस्व विभाग की। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, चाहे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो, चाहे गणतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली हो, कोई सा भी प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है, जो अंग है, आवश्यकता है, वह है अर्थ की, धन की। इसलिए प्रत्येक काल में जो अर्थ से संबंधित, राजस्व से संबंधित जो विभाग है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य की आय और व्यय, राज्य की समृद्धि, संपन्नता, राजा की कुशलता और प्रजा की कुशलता, संपन्नता के साथ गहरे से जुड़े हुए हैं। तो हम बात करते हैं गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था। राज्य की आय के साधन बड़ी संख्या में मौजूद थे और विभिन्न प्रकार के साधन थे जिनसे राज्य को आय होती थी। गुप्त काल में करों की संख्या लगभग 18 थी, जिनमें सबसे प्रमुख जो कर था वो था भूमि कर। भूमि का नियमित रूप से उसके मापजोक होती थी तथा खेतों के स्वामी व खेतों की सीमा का विवरण उसमें रखा जाता था। भूमि के उपजाऊपन के आधार पर भूमि को कई प्रकार से बांटा गया था। जैसे पहले प्रकार की जो भूमि थी वो थी नाल, जो खेतीहर भूमि थी जहाँ नियमित रूप से खेती होती थी। दूसरे प्रकार की भूमि थी खिल, अर्थात परती भूमि थी। पर एक बार छोड़ना, उसको कृषि बिना कृषि के लिए कुछ समय के लिए उसको छोड़ना पड़ता था। तीसरी थी वास्तु प्रकार की भूमि, जो आबादी, जिसको आज हम आबादी जमीन या भूमि कहते हैं, वो। चौथी प्रकार की जो भूमि थी वो थी अप्रहत, अर्थात बिना जोती हुई। और पांचवें प्रकार की जो भूमि थी वो थी अप्रदा, जिससे सरकार को कोई भी किसी भी प्रकार की इनकम या आय नहीं होती थी। कुछ स्थानों में भूमि कर के लिए भाग कर और कुछ स्थानों पर भूमि कर के लिए ही उद्रम शब्द का प्रयोग हुआ है। भूमि के उपजाऊपन के आधार पर भूमि कर की जो दर थी वो थी 16% से लेकर 25%, यानी मान के चलिए आप 16% यानी कितना हिस्सा हो गया, 1/6। तो 16% से लेकर 25% यानी 1/6 से लेकर 1/4 भाग तक भूमि कर लिया जाता था। भूमि कर को अन्न के रूप में अधिक लिया जाता था और मुद्रा यानी नगद के रूप में कम लिया जाता था। चुंगी द्वारा भी राज्य को पर्याप्त आय होती थी। जंगल राजकीय आय का प्रमुख स्रोत समझा जाता था, जिसका प्रबंध गोलमिक नामक कर्मचारी के अधीन होता था। व्यापारियों और शिल्पियों से जो कर वसूल किया जाता था उसे गुप्त लेखों में शुल्क कहा गया है। नशीली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था, किंतु इस कर से राज्य को बहुत न्यून आय प्राप्त होती थी।
क्योंकि फाहियान के अनुसार तत्कालीन समाज में मद्यपान का अधिक प्रसार नहीं था। न्याय, शुल्क, अर्थदंड, मांडलिक, राजाओं से उपहार आदि भी राजस्व में सम्मिलित थे। सरकारी कार्यों में स्वर्ण, रजत आदि सिक्कों का प्रयोग होता था, किंतु फाहियान के अनुसार छोटे छोटे क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग भी होता था। न्याय विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो, चाहे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था रही हो, उसमें राज्य में प्रजा के रूप में सभी प्रकार के लोग निवास करते हैं। तो कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी हो सकते हैं, और अपराधियों के लिए, अपराध के लिए दंड की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, पीड़ित के लिए न्याय की व्यवस्था भी प्रत्येक काल में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में मौजूद रहा है। तो हम बात करते हैं गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था की। गुप्तकालीन जो स्मृतियां हैं, नारद स्मृति के अनुसार न्यायालय 4 प्रकार के होते थे। पहला जो न्यायालय था वो था कुल, दूसरा जो न्यायालय था श्रेणी, तीसरा जो न्यायालय था गण, और चौथा जो न्यायालय था वो था राजकीय न्यायालय। प्रथम 3 न्यायालय जनता के तथा चौथा था सरकारी। छोटे न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील ऊपर के न्यायालयों में हो सकती थी, की जा सकती थी। जन न्यायालयों में संतोष न होने पर लोग राजकीय न्यायालयों में जाते थे। सम्राट का न्यायालय सर्वोच्च, यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट थी। आप जानते हैं कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो अंतिम सत्ता और शक्ति का केंद्र है वो सम्राट होता था, राजा होता था, अतः वही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था तथा सम्राट के हाथ में न्याय का अंतिम अधिकार था। वैशाली मुद्रा लेख के अनुसार न्याय विभाग के मुख्य अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। गुप्त काल में दंड विधान अत्यंत ही उदार था। हम देखते हैं कि जैसे आप गुप्त काल में देखा होगा, मौर्य काल में हम देखते हैं कि मौर्य काल में जो न्याय व्यवस्था थी वो अत्यंत कठोर सिद्धांतों पर आधारित थी। भीषण सजाओं का प्रावधान था। हाँ, अशोक ने उसको कुछ हद तक उदार बनाने का जरूर प्रयास किया था, लेकिन हम जब गुप्त काल की न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था अत्यंत ही उदार थी। उसमें कठोर दंड विधानों का प्रावधान नहीं किया गया था। फाहियान के अनुसार उस समय अपराध बहुत कम होते थे तथा दंड भी कोमल दिया जाता था। प्राण दंड और शारीरिक यातनाएं, यंत्रणाएं नहीं दी जाती थी। अपराध के अनुसार कम या अधिक अर्थदंड दिया जाता था। बार बार राजद्रोह करने पर अपराधी का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। इस विवरण से प्रतीत होता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था उदार थी। लोग नियमों का पालन करते थे। लोग भी अपराध नहीं करते थे, अपराधी प्रवृत्ति के नहीं थे, बल्कि नियम, कानून, कायदे, नैतिकता, अहिंसा, इनका पालन करते थे। हम जब कालिदास की रचनाओं की बात करते हैं, महाकवि कालिदास, प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कालिदास, जो महाकवि कालिदास हैं, जिन्होंने 7 रचनाएं लिखी हैं, उन्हें कालिदास को किस काल का माना जाए, ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है। लेकिन ज़्यादातर विद्वान और इतिहासकार कालिदास को गुप्तकालीन कवि मानते हैं। तो भले ही कालिदास ने अपने किसी भी रचना में
तत्कालीन शासक का नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन कुछ इतिहासकार विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समकालीन उसको मानते हैं। तो एक स्थान पर कालिदास लिखते हैं कि जिस समय यह राजा शासन कर रहा था, अब जब हम ये मान लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन कालिदास थे और गुप्तकालीन थे, तो हम मानते हैं कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में वो लिखते हैं कालिदास, तो कहते हैं कि जिस समय यह राजा शासन कर रहा था उस समय एक वृद्ध और बुजुर्ग महिला अपने सिर पर गहनों की टोकरी लादे हुए ले जा सकती थी। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की मजाल नहीं कि उसको कोई लूट ले, उसको कोई हानि पहुंचाए, उसके गहनों को छीन ले। तो औरों की तो मजाल ही क्या। तो इससे संकेत मिलता है कि उस समय अपराध बहुत कम होते थे। हम बात करते हैं गुप्तकालीन जो शासक थे उनको लोकोपकारिता के कार्य और विभाग। गुप्तकालीन जो साहित्य है और जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं उन गुप्त सम्राटों का उच्चतम चरित्र चित्रित उनमें हमें मिलता है। महाकवि कालिदास ने भी अपने महाकाव्यों नाटकों में बहुत ही संभव है गुप्तकालीन सम्राटों के आदर्श के स्वरूप को ही प्रतिबिंबित किया है। कालिदास के विवरणों से प्रकट होता है कि गुप्त काल में कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति का प्रमुख सिद्धांत था। कौटिल्य ने कहा कि प्रजा का उत्थान, कार्य अनुशासन और प्रजा का हित ही और प्रजा का सुख ही राजा का सुख और व्रत होना चाहिए और होता है। गुप्त शासक इसी आदर्श का अनुशीलन करते रहे। उन्होंने देश में आवागमन की सुविधा के लिए सड़कें बनवाई, राज्य की ओर से सिंचाई के प्रबंध किए तथा सुदूर सौराष्ट्र जैसे प्रांतों में भी पानी की झीलें और पोखर बनवाए, पुराणों का जीर्णोद्धार करवाया। पाया ने लिखा कि सारे उत्तर भारत में स्थान स्थान पर औषधालय स्थापित किए गए और चिकित्सालय बनाए गए जहाँ रोगियों को मुफ्त चिकित्सा होती थी। शिक्षा और विद्या के प्रचार प्रसार के लिए भी राज्य की ओर से अध्यापकों को, शिक्षकों को भूमि दान और वृत्तियाँ मिलती थी। सेना विभाग, सैन्य विभाग। गुप्त युगीन मैत्रक वंश के राजा महाराज धरसेन द्वितीय के मालिया ताम्र अभिलेख में चतुरंगिणी सेना का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त गुप्त लेखों में दुर्ग और स्कंदवार तथा अस्त्र शस्त्रागार का भी उल्लेख मिलता है। सेना विभाग के मुख्य अधिकारी को, सेना के प्रमुख अधिकारी को संधि विग्रहक मंत्री या संधि विग्रहक कहा जाता था। उसके अधीन महासेनापति, बलाधिकृत, सैनिकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी और रण भांडागारिक सैनिक सामानों का अधिकारी, भटासुपति, पैदल और घुड़सवारों का अध्यक्ष आदि अधिकारी होते थे। सेना का कार्यालय बलाधिकरण कहलाता था। सेना के परंपरागत 4 अंग थे: हाथी सेना, अश्व सेना, रथ सेना और पैदल सेना। इसी को चतुरंगिणी सेना कहा जाता है। प्रतीत होता कि गुप्तों के समय रथ का स्थान महत्वपूर्ण नहीं रह गया था तथा रथ भारी और मंतर पड़ते थे, अतः उसका स्थान द्रुतगामी अश्व यानी घुड़सवार सैनिकों ने ले लिया था। समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख में केवल हाथी और अश्व का उल्लेख दिया गया है। गुप्त युग में नौसेना भी सेना के विशिष्ट अंगों में स्थान रखती थी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा श्रीलंका तथा भारतीय समुद्र के अन्य द्वीपों की विजय का उल्लेख है, जो बिना किसी नौसेना और जहाजी बेड़े के संभव नहीं थी। कुछ गुप्त सिक्कों पर अश्वारोही धनुर्धर के रूप में चित्रित किए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि गुप्त जो सेना थी, अश्व सेना में धनुर्धारी भी शामिल थे। गुप्त सम्राटों के अधीन अनेक सामंत राज्य थे जो आवश्यकता पड़ने पर सम्राट को सैनिक सहायता दिया करते थे। गुप्त राजा जो सामंतीय जो सेना थी, सामंतों की सेना थी, उनका भी महत्वपूर्ण रूप से उनका इस्तेमाल करते थे, उन पर भी वो निर्भर रहते थे। आरक्षा विभाग, देश में आंतरिक शासन
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरक्षण विभाग का संगठन या विधान किया गया था। इस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंड पाशाधिकारी कहते थे। उसके अधीन चोरोधरणी के चोरों को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी, दंड पाशिक लाठी और रस्सी वाले सिपाही आदि अधिकारी होते थे। गुप्त साम्राज्य में सुरक्षा का श्रेष्ठ प्रबंध था। इसलिए फाहियान लिखता है कि उसने भारत में हजारों मील की यात्रा करने पर भी कहीं भी उसको चोर डाकू नहीं मिले। मैंने जो आपको बातें बताई उससे स्पष्ट होता है कि मौर्यों के बाद गुप्तों ने एक निश्चित योजना के अनुसार आदर्श शासन स्थापित किया, जिसमें प्रजा सुखी थी, समृद्ध थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्म से च्युत रहा हो, परे रहा हो, अलग रहा हो, जो दरिद्रता गरीबी से आर्त रहा हो, जो व्यसनी रहा हो, जो लोभी रहा हो, दंडनीय होने के कारण जिसे अत्यंत पीड़ित किया गया हो। यह शासन प्रणाली से नीचे यात्री फाहियान भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था। इतिहासकार विंसेंट एडम स्मिथ तो यहाँ तक लिखा कि इससे अच्छा शासन भारत में कभी हुआ ही नहीं। तो हमने इस वीडियो में बात की गुप्तकालीन प्रशासन की। धन्यवाद।